हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो देखिए, साइक्लो एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? एंड फॉर्म अ साइक्लिक एडक्ट। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक साइक्लिक एडक्ट होता है अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। रिएक्शन जो है या तो थर्मल कंडीशन में हो सकती है या फोटोकेमिकल कंडीशन में हो सकती है। द रिवर्स ऑफ साइक्लो एडिशन इज कॉल्ड रेट्रो साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन का जो रिवर्स है या जो रिवर्स रिएक्शन है उसको हम रेट्रो साइक्लो एडिशन कहते हैं। अब देखिए, इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो देखिए एग्जाम्पल क्या दे रखा है। जैसे ये मान लीजिए इथीन है और ये भी क्या है? इथीन है। तो इथीन प्लस इथीन का एडिशन हम करा रहे हैं। कंडीशन हमने ले रखी है फोटोकेमिकल। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे एरो के नीचे क्या लिखा हुआ है? π2s प्लस π2s। अब इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाता हूं। फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेन। फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेन। तो देखिए, अगर आप रिएक्शन की बात करें तो एक एरो यहां बना सकते हैं और एक एरो यहां बना सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। चाहो तो क्लॉकवाइज शो कर दो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज शो कर दो। तो आपने क्या देखा? ये डबल बॉन्ड टूट गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहाँ पर आप जो मेंशन कर रहे हैं कंडीशन, वो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि 2+2 एडिशन जो हो रहा है वो फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रहा है। पहली बात, 2+2 एडिशन जो हो रहा है वो 99% फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा। एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रहा है। अब फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा तो ये फिक्स है। अब इसका क्या मतलब है? पहला जो सिस्टम है पाई सिस्टम, इसको आप पाई सिस्टम कह रहे हो, 2 लिखा हुआ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, इसलिए आपने इसको लिखा π2। एस जो लिखा है उसका मतलब है सुप्राफेशियल, या शॉर्ट में हम कहें तो सुप्रा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे एस और ए लिखा हुआ है। एस का मतलब सुप्राफेशियल, सुप्रा, और ए का मतलब एंट्राफेशियल और एंट्रा। तो एस और ए हम मेंशन करते हैं सुप्रा एंट्रा या फिर सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा पहले वाले के लिए लिखा हुआ है π2s, मतलब पाई सिस्टम है, कितने इलेक्ट्रॉन का है? 2 इलेक्ट्रॉन का, और कौन सा है? सुप्रा। दूसरा वाला भी क्या है? π2s, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 2 इलेक्ट्रॉन का, और एस का मतलब सुप्रा। अब ये सुप्रा का मतलब होता क्या है? मैक्सिमम जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है वो सुप्रा सुप्रा होती है, ठीक है। एक्सेप्शन प्रेजेंट होते हैं। अब सुप्रा सुप्रा का मतलब क्या है? देखिए, एक मॉलिक्यूल से के सेंस में आप कहोगे तो सुप्रा ही कहोगे। दूसरा अगर सेपरेट आप कह रहे हो तो सुप्रा ही कहोगे। दोनों को मिलाएंगे तब हम सुप्रा सुप्रा या सुप्रा एंट्रा या एंट्रा एंट्रा इस टाइप से कह सकते हैं। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक मॉलिक्यूल है, केवल एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, अगर इसकी सेम फेस काम आ रही है, अगर इसकी लोब की सेम फेस काम आ रही है, जैसे ये और ये काम आ रही है, तो एक मॉलिक्यूल का जो पाई सिस्टम है उसकी सेम फेस की लोब्स काम आ रही है, मतलब दोनों ऊपर की काम आ रही है या दोनों नीचे की काम आ रही है, तो इसको आप सुप्रा कहोगे। अगर मान लीजिए इसकी जगह दोनों नीचे की काम आती, इसकी जगह दोनों नीचे की काम आती, तो भी आप इसको सुप्रा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सिस्टम की सेम फेस की लोब्स काम आ रही है, दोनों ऊपर की काम आ रही है, दोनों नीचे की काम आ रही है, उसको आप सुप्रा कहोगे। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल आपने लिया और दूसरे मॉलिक्यूल में आपने क्या करा, ये अगर मान लीजिए सेम एक ही मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, दूसरे मॉलिक्यूल एक बात छोड़ दीजिए, एक फेज ऊपर की काम आ रही है और एक फेज नीचे की काम आ रही है, तो इसको आप कहोगे एंट्रा। क्या कहोगे? एंट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल की 2 फेज है, ठीक है, मतलब 2 फेज का मतलब 2 लोब्स है, सॉरी, ये मैंने कहा कि इथीन मॉलिक्यूल है और ये इसकी 2 लोब्स है। 2 लोब्स का मतलब पी ऑर्बिटल है। दोनों ऊपर के काम आ रहे हैं बॉन्डिंग में तो सुप्रा, दोनों नीचे के काम आ रहे हैं बॉन्डिंग में तो सुप्रा। एक ऊपर का और एक नीचे का काम आ रहा है या एक ऊपर का और एक नीचे का काम आ रहा है तो एंट्रा। तो ये हमने बात करी एक मॉलिक्यूल के सेंस में। अब हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने कहा ये एंट्रा सुप्रा हो गया। अब मैं कह रहा हूँ बॉन्डिंग की बात, तो मैंने क्या कहा कि ये जो एडिशन हो रहा है ये इस टाइप से हो रहा है, तो इसकी भी दोनों सेम फेस, दोनों मतलब नीचे के लोब्स काम आ रही है, इसकी दोनों नीचे की काम आ रही है, तो ये सुप्रा हो गया और ये भी क्या हो गया? सुप्रा। तो इसको हम कहेंगे सुप्रा सुप्रा एडिशन। तो ये जो आपने मेंशन करा है π2s, उसको आप ऐसे शो कर सकते हो कि भाई पहले सिस्टम का भी सुप्रा है और दूसरे सिस्टम का भी सुप्रा है, ये भी π2 है और ये भी π2 है। समझ में आ रही बात? तो जो भी आपकी रिएक्शन होती है मैक्सिमम केस में 99% केस में सुप्रा सुप्रा होती है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा सुप्रा सुप्रा का मतलब क्या है। अब अगर मान लीजिए सुप्रा एंट्रा आपको शो करना है, मान लीजिए अगर करना है तो आप कैसे शो कर सकते हैं? सुप्रा एंट्रा। तो देखिए सुप्रा एक सुप्रा होना चाहिए, एक एंट्रा होना चाहिए। तो आपने क्या कहा कि ये इससे इंटरेक्शन कर रहा है,
ठीक है, हालांकि डायग्राम ऐसे होता नहीं है लेकिन मैंने शो करने के लिए कह दिया। तो ये दोनों लोब सेम है तो ये सुपरा हो गया, इसकी एक ऊपर की और एक नीचे की तो ये एंट्रा हो गया। तो ये आपके सुपरा एंट्रा का कंडीशन है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, अगर एक सेम फेस पे आपके लोब्स काम आ रही है तो सुपराफेशियल और अपोजिट काम आ रही है तो एंट्राफेशियल। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको सुपरा एंट्रा का मतलब। तो ये छोटे छोटे नोटेशंस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आरपीएससी में। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 2+2 एडिशन फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है, π2s + π2s। ये आपके सिस्टम हो गया साइक्लोब्यूटेन, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी साइक्लिक। अब आपको एक चीज़ समझ में क्या आ गई कि π2 + π2 मतलब टोटल सिस्टम कितने का हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 हो गया। तो 4 का जो सिस्टम है, 4n का जो सिस्टम है वहाँ फोटोकेमिकल कंडीशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, डील-सेल्डर का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डील-सेल्डर रिएक्शन। तो डील-सेल्डर रिएक्शन में 1,3-ब्यूटाडाइन है प्लस इथीन है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको कहा था डाइइन और डाइनोफाइल भी आपको मैंने बता रखा है, वो बेंजाइन के केस में, खैर उसको एक बार छोड़ देते हैं। तो ये मैंने कहा 1,3-ब्यूटाडाइन है और ये इथीन है। इसकी जब आप रिएक्शन कराएंगे तो एरो आप कैसे शो करेंगे, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। ये आपके साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गई। अब आपने क्या कहा इसको, पहले वाले सिस्टम के लिए आपने कहा है π4s। भाई पाई सिस्टम है, कितने इलेक्ट्रॉन का है, 4 इलेक्ट्रॉन का है। एस का मतलब सुपरा। ये क्या है, π2s। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ये सुपरा हो गया, ठीक है। π4s + π2s हो गया, थर्मल कंडीशन हो गई। तो अगर आप ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 4 + 2 कितना हो गया, 6 का मतलब 4n + 2 सिस्टम। तो 4n सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन, 4n + 2 सिस्टम में थर्मल कंडीशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड हट गया और ये डबल बॉन्ड आ गया, फाइनली ये बन गया आपके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये तो आपने रिएक्शन पढ़ ली। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम केस में आपको एक चीज़ याद रखनी है, 2+2 सिस्टम है या 2+2 एडिशन है फोटोकेमिकल कंडीशन, 4+2 एडिशन है थर्मल कंडीशन। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 4n सिस्टम है, दोनों को ऐड करने के बाद 4n सिस्टम है तो फोटोकेमिकल, 4n + 2 है तो थर्मल। अब ये कंडीशन किसके साथ है, सुपरा के साथ है। किसके साथ है, सुपरा। तो जब आप इसका चार्ट देखेंगे, हालांकि देखिए ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में था, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 4n सिस्टम अगर आप ले रहे हैं और थर्मल कंडीशन में आप रिएक्शन कराएंगे तो या तो सुपरा एंट्रा होगी या एंट्रा सुपरा होगी, जो कि इतनी कॉमन नहीं है। 4n सिस्टम में अगर आप फोटोकेमिकल लेंगे तो सुपरा होगी और एंट्रा होगी। तो एंट्रा भी कॉमन नहीं है तो और भी टिपिकल हो गई, सुपरा सबसे कॉमन है। तो मैक्सिमम जो रिएक्शन है, 99% जो रिएक्शन है वो सुपरा की कंडीशन में होती है। किस कंडीशन में होती है, सुपरा की। तो जब सुपरा की कंडीशन में होती है तो आप देखेंगे 4n सिस्टम जो है सुपरा किस में देगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 4n + 2 सिस्टम है, थर्मल कंडीशन में सुपरा एंट्रा और फोटोकेमिकल कंडीशन में सुपरा एंट्रा और एंट्रा सुपरा। तो सुपरा एंट्रा इतनी कॉमन नहीं है और एंट्रा भी कॉमन नहीं है, सुपरा सबसे कॉमन है। तो आप देखेंगे कि 4n सिस्टम में तो सुपरा हो रही है और 4n + 2 में भी सुपरा होगी। अब ये जो सुपरा हो रही है ये कंडीशन किस में है, 4n में सुपरा किस में, फोटोकेमिकल में, और 4n + 2 में सुपरा किस में, थर्मल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 4n सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन होगी 99% और 4n + 2 में थर्मल कंडीशन में रिएक्शन होगी 99%। क्यों, क्योंकि 99 रिएक्शन % सुपरा की कंडीशन में कंप्लीट होती है। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे आ जाते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ, 2+2 साइक्लो एडिशन। अब इसके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 2+2 साइक्लो एडिशन की, तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है फोटोकेमिकली अलाउड। भाई मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम जो रिएक्शन है वो सुपरा में होगी और फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी, तो हमने क्या लिख दिया, पहला पॉइंट फोटोकेमिकली अलाउड, मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी, थर्मल कंडीशन में नहीं होगी। देखिए ये जनरल स्टेटमेंट है, 99% के लिए। एक्सेप्शन हो सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें को नीड नहीं है, ठीक है। जरूरत मुझे लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। अब देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक, ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये इसका मतलब क्या होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपके जो प्रोडक्ट बन सकते हैं उनकी संभावना कितनी है। जैसे मान लीजिए स्टीरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कहें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपके स्टीरियो आइसोमर है, तो स्टीरियो आइसोमर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, बन रहे नहीं बन रहे वो हमें नहीं पता, 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है और दोनों में रिलेशन क्या है कि दोनों स्टीरियो आइसोमर है आपस में। अब दोनों की पॉसिबिलिटी लेकिन बन एक ही रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। दोनों की पॉसिबिलिटी और एक ज़्यादा और एक कम बन रहा है उसको हम कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। अगर दोनों में रिलेशन अगर स्टीरियो की जगह स्ट्रक्चरल होता तो हम उसको रीजियो सिलेक्टिव या रीजियो स्पेसिफिक कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर है। अब कैसे है उसको अभी मैं एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा, अभी स्टीरियो स्पेसिफिक का सीधा मतलब ये यहाँ से आप समझा सकते हो कैसे। सिस एल्किन गिव सिस प्रोडक्ट, ट्रांस एल्किन गिव ट्रांस प्रोडक्ट। मतलब अगर एल्किन की स्टीरियो सिस है
तो वो सिस प्रोडक्ट देगा, और अगर एल्किन की स्टीरियो ट्रांस है तो वो ट्रांस प्रोडक्ट देगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 2+2 एडिशन ही है, हमने केवल ग्रुप लगा दिया। हमने क्या करा, केवल ग्रुप लगा दिया। अब ये पूरा लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, हमने केवल ये मेंशन कर दिया फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक हो गया π2s + π2s हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन में π2s + π2s हो रहा है, स्टीरियो मेंटेन है। क्या है, स्टीरियो मेंटेन है। कैसे कि अगर ये दोनों सिस हैं, सिस का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बाहर की तरफ हैं, ये दोनों क्या हैं, बाहर की तरफ, मतलब इन दोनों की स्टीरियो आपस में क्या सिस है। तो जब ये दोनों ग्रुप आपस में सिस हैं तो प्रोडक्ट में भी ये आपस में क्या होंगे, सिस होंगे। इसका मतलब है स्टीरियो स्पेसिफिक। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा करना है आपको, तो क्या होगा, ये अभी सिस का सिस क्यों मिल रहा है आपको, क्योंकि सुप्रा एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सुप्रा एडिशन। देखिए यहाँ पर आपके स्टीरियो सेम जो आप कह रहे हो, स्टीरियो मेंटेन जिसको आप कहते हो, देखिए आपने क्या कहा, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर है, इसका मतलब एक ही प्रोडक्ट मिलेगा 100%। लेकिन यहाँ पर जब आप कह रहे हो ना सिस एल्किन गिव सिस प्रोडक्ट, ट्रांस एल्किन गिव ट्रांस प्रोडक्ट, इसका मतलब ये कि स्टीरियो मेंटेन रहेगी, मतलब जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। इसको हम कहते हैं स्टीरियो मेंटेन रहना, इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो मेंटेन रहना। तो स्टीरियो मेंटेन है तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब तो ये कि दो में से एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कि भाई दो पॉसिबिलिटी कहते हैं, सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, लेकिन 100% एक ही बन रहा है, उसको हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो मेंटेन का मतलब है सिस तो सिस ही देगा, ट्रांस ट्रांस ही देगा। अब ये स्टीरियो मेंटेन क्यों है, क्योंकि सुप्रा एडिशन हो रहा है। अगर बाय चांस मान लीजिए किसी एग्जाम्पल में, जब स्मॉल सिस्टम होते हैं वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, अगर बाय चांस सुप्रा एंट्रा कर दे, वो खुद लिख के दे दे कि भाई सुप्रा एंट्रा हो रहा है, तो वहाँ स्टीरियो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ऐसा पूछा नहीं है, बहुत ही कोई बहुत बड़ा एग्जाम हो, बहुत अच्छा एग्जाम हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, वहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सुप्रा में स्टीरियो मेंटेन रहती है, लेकिन अगर वो खुद लिख के दे दे, रिएक्शन मेंशन करके दे दे कि ये सुप्रा एंट्रा हो रही है, तो फिर आपको स्टीरियो चेंज करनी पड़ेगी। अब आपको वो नी भी लिख के देगा सुप्रा एंट्रा हो रही है, तो आपको पहचानना कैसे पहचानोगे, जैसे मान लीजिए इसी रिएक्शन की बात करें, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए यहाँ इसने थर्मल लिख दिया। अब होती नहीं है थर्मल रिएक्शन, लेकिन अगर मान लीजिए थर्मल लिख दिया, तो अगर 2+2 आप थर्मल करा रहे हो, मतलब 4n में अगर आप थर्मल करा रहे हो, तो आपको सुप्रा एंट्रा या एंट्रा सुप्रा करानी है। इसका मतलब स्टीरियो चेंज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टीरियो चेंज करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, जब आएगा एग्जाम्पल तब देखी जाएगी, आपके लेवल में फिलहाल है नहीं, छोड़ दीजिए उसको आप। तो ये आपने क्या देखा कि सुप्रा स्टीरियो मेंटेन है, तो सिस थी तो सिस बन गया। अभी आपके ट्रांस एल्किन है, तो ट्रांस एल्किन से ट्रांस बन जाएगा, तो ये दोनों ग्रुप आपस में क्या हो गए, ट्रांस हो गए। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर तो देखिए एक तो में कोई स्टीरियो थी नहीं, एक में स्टीरियो थी। अब यहाँ पर दोनों में इसने स्टीरियो डाल दी, तो अब दोनों की स्टीरियो अलग अलग आपको करके चेक करनी है। कैसे, ये भी सिस प्रोडक्ट, सिस रिएक्टेंट है, ये भी सिस है। अब आपको क्या करना है कि दोनों के जो उस साइड के जो ग्रुप हैं वो आपस में सिस होनी चाहिए, और दोनों के इस साइड के आपस में सिस होनी चाहिए। समझने के लिए हमने क्या मेंशन कर दिया कि जो राइट वाले उनको हम वेज में बनाएंगे, और जो लेफ्ट वाले उनको हम डैश में बनाएंगे। तो मैंने क्या करा, इधर के जो दो कार्बन है उनके भी दोनों राइट में वेज पे बनेंगे, और इधर के भी दोनों राइट पे हैं वेज पे बनेंगे। तो आप देखेंगे ओवरऑल चारों मिथाइल ग्रुप क्या हो गए, वेज पे हो गए। लेकिन अब जरूरी थोड़ा ना कि ये दोनों ऐसे लिखने में आए, लिखने में आप घुमा के भी लिख सकते हो कि भाई ये आपने इधर लिख दिया लेफ्ट में, या फिर ये आपने इधर लिख दिया लेफ्ट में। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे राइट वालों को तो मैंने कहा वेज पे लिखना है, तो ये आपने वेज पे लिख दिया, और लेफ्ट वालों को डैश पे लिखना है, तो आपने डैश पे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ प्रोडक्ट देखने में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन होते सेम है। अब जैसे मान लीजिए कि ये दोनों को मैं ऐसे घुमा के लिख दूँ, राइट की जगह लेफ्ट में लिख दूँ दोनों को, तो चारों डैश पे हो जाएंगे। तो चारों डैश पे कहो या चारों वेज पे कहो, बात एक ही है, एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं दोनों वेज की जगह दोनों डैश पे बना देता, तो भी बात एक ही होती, एक ही प्रोडक्ट होता। तो उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो देखिए ये अगर हम बात करें, यहाँ पर आपने देखा, तो आपने क्या देखा, दो वेज पे और दो डैश पे हैं। अब अगर मैं इस वाले को यहाँ लिख देता और इस वाले को यहाँ लिख देता, तो भी बात वही हो जाती, वेज और डैश हो जाता। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए मैं इसको ऊपर वाले को डैश कह दूँ, नीचे वाले को वेज कह दूँ, तो उसमें आप देखेंगे कि भाई वो आपके सेम है या डिफरेंट है, पर वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, स्टीरियो क्या है। क्योंकि अगर आप किसी मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो, अगर मॉलिक्यूल को आप रोटेट कर रहे हो, रोटेट करने के बाद वो सेम स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, तो फिर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। तो ये आपने क्या देखा कि ये आपके सिस का सिस प्रोडक्ट, ट्रांस का ट्रांस, दोनों साइड सिस हैं, तो ये दोनों चारों सेम हो गए। और यहाँ पर इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया, तो दो वेज पे हो गए और दो डैश पे हो गए। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अगर रिएक्टेंट की स्टीरियो क्या है, तो प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछ सकता, ये सिंपल पूछ सकता है कि भाई स्टीरियो रिएक्टेंट की सिस है तो सिस होगा,
ट्रांस है तो ट्रांस होगा। लेकिन अगर वो और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है कि 2 रिएक्टेंट लिख देगा। अब स्टीरियो जो नहीं वो ऐसे घुमा के लिखेगा, वो केवल रिएक्टेंट की स्टीरियो लिख देगा और वो कहेगा कि पॉसिबिलिटी क्या है प्रोडक्ट की। तो आप देखेंगे अगर सिंपल मैं लिखूँ सिस 2 ब्यूटीन प्लस सिस 2 ब्यूटीन, अब ये मैंने इसको स्ट्रक्चर ना देके केवल लैंग्वेज में लिख दिया। तो अगर मैं केवल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ सिस 2 ब्यूटीन प्लस सिस 2 ब्यूटीन, तो क्या हो रहा है 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिसमें चारों की स्टीरियो सेम है। चारों की स्टीरियो मतलब चारों ग्रुप वेज पे हैं, एक साइड है, और एक में 2 जो एडजेसेंट है वो एक साइड है और 2 एडजेसेंट जो है एक साइड है। मतलब 2 एडजेसेंट तो वेज पे हैं और 2 एडजेसेंट क्या है डैश पे हैं। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पर अगर आप ट्रांस और ट्रांस को ऐड करेंगे तो 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो सिमिलर फॉर्म में आप ऐड करें या फिर दोनों को जस्ट अपोजिट करके ऐड करें। सिमिलर फॉर्म में ऐड करेंगे तो दोनों क्या है, ऊपर वाले मैंने कह दिया राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है, तो ऊपर वाले वेज हो गए, नीचे वाले डैश हो गए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके वेज पे आएगा और ये वेज पे आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो ये प्रोडक्ट बनेगा या ये प्रोडक्ट बनेगा। ये वाले में क्या है दोनों एडजेसेंट सेम है और दोनों एडजेसेंट सेम है। यहाँ पर क्या है ऑल्टरनेट चल रहे हैं, वेज डैश ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर इसको कंपेयर करेंगे सिस से, तो देखिए सिस में 2 प्रोडक्ट थे और ट्रांस में 2 प्रोडक्ट हैं। दोनों में से सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये आप चेक कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर समरी लिख रखी है, ट्रांस 2 ब्यूटीन प्लस ट्रांस 2 ब्यूटीन अगर हम ऐड करेंगे तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखिए सिस में अगर हमने ऐड किया था तो हमने क्या देखा था, या तो चारों सेम है, चारों वेज पे कर दो या चारों डैश पे कर दो, या फिर ये वाला प्रोडक्ट था, ठीक है, दोनों वेज या फिर दोनों डैश। ये केवल ट्रांस में बन रहा है। तो आपने देखा कि 2 प्रोडक्ट सिस में बने, 2 प्रोडक्ट ट्रांस में बने, दोनों में से एक प्रोडक्ट कॉमन है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर सिस 2 ब्यूटीन प्लस ट्रांस 2 ब्यूटीन को ऐड करेंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन को ऐड कर रहे हैं तो उसमें सिस के भी बहुत मॉलिक्यूल हैं और ट्रांस के भी बहुत मॉलिक्यूल हैं। तो वहाँ पर एडिशन की ओवरऑल 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, सिस सिस ऐड हो जाएँ, ट्रांस ट्रांस ऐड हो जाएँ और सिस ट्रांस ऐड हो जाएँ। तो 3 तरह के एडिशन पॉसिबल हैं। तो जब 3 तरह के एडिशन आप पॉसिबल देखेंगे तो आपने देखा कि सिस में 2 प्रोडक्ट है, ट्रांस में 2 प्रोडक्ट है, जिसमें से एक कॉमन है। तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, केवल एक पॉसिबिलिटी होगी जो सिस ट्रांस से बनेगी। तो यहाँ पर जब आप ये करेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ये और ये। ये प्रोडक्ट किससे बनेगा, केवल और केवल सिस 2 ब्यूटीन प्लस सिस 2 ब्यूटीन से, जैसे कि हमने देख लिया। ये प्रोडक्ट 2 तरीके से बन सकता है, सिस 2 ब्यूटीन प्लस सिस 2 ब्यूटीन से भी बन सकता है, ट्रांस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन से भी बन सकता है। ये वाला जो है अभी हमने देखा केवल ट्रांस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन से बन रहा है। और जब सिस और ट्रांस का जब आप एडिशन करा रहे हैं, केवल ये वाला मॉलिक्यूल ऐड कर रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो सारी थी, तो ये हमने सारी देख ली। इन दोनों की पॉसिबिलिटी से आपको ये वाला मिलेगा, क्योंकि सिस में दोनों एक साइड हैं और ट्रांस में एक सेम साइड है और एक अपोजिट साइड है। तो 3 एक जैसे और एक जैसा, 3 वेज 1 डैश कह दो या 3 डैश और 1 वेज कह दो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप ऐसे शो कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि तीनों वेज और 1 डैश। तो ये हमने ओवरऑल पॉसिबिलिटी देख ली। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2+2 एडिशन के कंपैरिजन में 4+2 एडिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डील सेल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी भी है क्वेश्चन बनने की। तो यहाँ पर ये आप ज़रूर देखिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 4+2 एडिशन और डील सेल्डर रिएक्शन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डील सेल्डर को नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डील सेल्डर रिएक्शन आर थर्मली अलाउड। अगर हम बात करें डील सेल्डर रिएक्शन की तो 4+2 है, 4+2 का मतलब 4n+2 सिस्टम हो गया। वहाँ पर थर्मल कंडीशन अलाउड है सुपरा के लिए। तो हमने क्या कह दिया, डील सेल्डर रिएक्शन आर थर्मली अलाउड। अब देखिए एक एक स्टेटमेंट पे सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि डील सेल्डर रिएक्शन है थर्मली अलाउड, फोटोकेमिकली अलाउड, बोथ, नन, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, डील सेल्डर रिएक्शन आर थर्मली अलाउड। स्टीरियो स्पेसिफिक, अब देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, सिस गिव सिस प्रोडक्ट, ट्रांस गिव ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने 2+2 में भी एडिशन में देखा है, सेम कंसेप्ट है, सिस गिव सिस प्रोडक्ट, ट्रांस गिव ट्रांस प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो ये हमने रिएक्शन करी डाइन प्लस डाइनोफाइल गिव साइक्लिक प्रोडक्ट। तो ये आपने कह दिया, इसको डाइन कह दिया, इसको डाइनोफाइल कह दिया और ये साइक्लिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये हमने रिएक्शन देख रखी है। ये π4s प्लस π2s सिस्टम है। अब यहाँ पर नोट डाल के दे रखा है डाइन मस्ट बी इन सिसॉइड फॉर्म। सिसॉइड फॉर्म का मतलब क्या है, सिसॉइड फॉर्म का मतलब ये है कि जब आप सिंगल बॉन्ड बीच में रखेंगे तो ये दोनों जो पाई बॉन्ड वाला सिस्टम है सेम साइड होने चाहिए। अगर आपने ट्रांसवर्ड ले लिया, ट्रांसवर्ड कैसा होता है, ऐसा, अगर आपने ट्रांसवर्ड ले लिया तो डील सेल्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। डील सेल्डर रिएक्शन के लिए सिसॉइड फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई एग्जाम्पल ऑफ डाइन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए डाइन की अगर हम बात करें, ये डाइन हो सकता है जो कि हम कॉमनली लेते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है,
क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए बेंजीन जो है डील्स एल्डर रिएक्शन नहीं देती, क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर 2 पाई बॉन्ड जो है वो डील्स एल्डर रिएक्शन में काम नहीं आते। यहाँ इसकी एरोमेटिसिटी कम है, इसलिए ये यहाँ पर डाईइन के तौर पे काम में आ सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा डाईइन है, या फिर वो डायरेक्ट कह सकता है कौन डील्स एल्डर देगा और कौन डील्स एल्डर नहीं देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो आपके डील्स एल्डर देगा, बाकी जो एरोमेटिक सिस्टम है वो डील्स एल्डर नहीं देंगे, ठीक है। ये आपके दे सकता है, ये दे सकता है। अब देखिए इसमें आपके देखेंगे तो एक रिंग के अंदर है लेकिन एक सिंगल बॉन्ड है, सिसॉइड फॉर्म देगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन होगा तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्ड नहीं देगा लेकिन सिसॉइड देगा। ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये डील्स एल्डर देगा और कौन सी पोजीशन पे देता है, यहाँ। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आपको ध्यान रखना है, ये आपकी रिएक्शन देगा। अब इसके बाद अगर हम, अब देखिए एक पॉइंट और आएगा आगे, मैं आपको वापस से बताता हूँ, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि भाई सिसॉइड फॉर्म डील्स एल्डर देगी, ट्रांसफॉर्ड फॉर्म नहीं देगी। अब क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन प्रेजेंट है, भाई सिंगल बॉन्ड पे जो है वो रोटेशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये सिसॉइड फॉर्म है। सिसॉइड फॉर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के जो है 2 ग्रुप इधर हैं, 2 ग्रुप इधर हैं, पास पास आ रहे हैं। ट्रांसफर्ड फॉर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ट्रांसफर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो आप क्या देखेंगे, जब सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन हो रहा है, सिसॉइड फॉर्म कम एग्जिस्ट कर रही है, ट्रांसफर्ड फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, तो डील्स एल्डर की पॉसिबिलिटी कम है लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन अगर साइक्लिक सिस्टम है, तो साइक्लिक सिस्टम में तो यही है। तो आप क्या देखेंगे कि जो डील्स एल्डर रिएक्शन है ओपन सिस्टम के कंपैरिजन में जो साइक्लिक सिस्टम है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो अगर मैं केवल इन दोनों की बात कर रहा हूँ, अभी बाकियों की बात नहीं कर रहा, अगर केवल इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और इसकी कम है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे क्या है, फ्री रोटेशन है और ट्रांसफर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ट्रांसफर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिसॉइड करेगा। तो क्योंकि आपके मैक्सिमम परसेंटेज ट्रांसफर्ड का है, सिसॉइड का परसेंटेज कम है, तो कम मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, जबकि साइक्लिक सिस्टम में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। इसके बाद आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि जो रिएक्शन करने वाली स्पीसीज़ है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, उस टाइप से भी आप देख सकते हैं, उसके बेसिस पे भी रिएक्टिविटी डिसाइड हो सकती है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किसकी रिएक्टिविटी डील्स एल्डर के लिए ज़्यादा है और किसकी कम है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब अगर हम बात करें आगे एग्जाम्पल ऑफ डाइनोफाइल, डाइनोफाइल की बात करें तो डाइनोफाइल क्या क्या हो सकता है। सिंपल इथीन आप देख सकते हैं, एल्काइन देख सकते हैं। डबल बॉन्ड में आपकी जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जी में क्या क्या हो सकता है, COCH3 हो सकता है, CH हो सकता है, NO2 हो सकता है, COOET हो सकता है, ETC कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो सारे आप वहाँ पर ले सकते हैं। आगे दे रखा है ये ट्रिपल बॉन्ड है, COOET और COOET दोनों साइड आपने ले लिया, ये आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल है लेकिन आप ले सकते हैं। इसके बाद आपने देखा कि ये आपके दोनों साइड H लगा हुआ है, डबल बॉन्ड में दोनों साइड H हो तो इसका नाम क्या होगा, ये मैंने आपको बता रखा है। इसका नाम मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। ये आपके बेंजाइन है, मैंने आपको बता रखा है कि बेंजाइन आपके इंटरमीडिएट है। कई बार इंटरमीडिएट में वो क्वेश्चन पूछता है लेकिन वो बेंजाइन की जगह डाइनोफाइल दे देता है, तो डाइनोफाइल में बेंजाइन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके ये, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है किसके, डाईइन के, और सॉरी डाइनोफाइल के। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि निम्न में से कौन डील्स एल्डर देगा और कौन नहीं देगा। तो वहाँ पर वो या तो सीधे सीधे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से डाइन की तरह बिहेव करेगा, कौन सा नहीं करेगा, या वो लैंग्वेज कह सकता है कि भाई कौन डील्स एल्डर देगा कौन नहीं देगा। ऐसे ही वो डाइनोफाइल के लिए पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा डाइनोफाइल है, कौन सा नहीं है, या फिर कौन सा डील्स एल्डर देगा या कौन सा नहीं देगा। अब देखिए डील्स एल्डर रिएक्शन में डाईइन और डाइनोफाइल रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, द होमो ऑफ डाईइन एंड ल्यूमो ऑफ डाइनोफाइल विल बी यूज्ड। मतलब डाईइन का तो होमो काम आ रहा है और डाइनोफाइल का ल्यूमो काम आ रहा है। तो देखिए ये स्टेटमेंट पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे दे रखा है सुप्रा सुप्रा एडिशन विल बी टेक्स प्लेस। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मैक्सिमम केस में 99% केस में सुप्रा सुप्रा एडिशन ही होता है। उस वजह से जो कंडीशन है वो फिक्स रहती है कि भाई 4+2 है तो थर्मल होगा और 2+2 है तो फोटोकेमिकल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर सुप्रा सुप्रा की जगह सुप्रा एंटर कर दूं तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि सुप्रा सुप्रा एडिशन हो रहा है और आपके थर्मल कंडीशन में हो रहा है 4+2 एडिशन। अब जैसे कि हमने कहा कि भाई होमो और ल्यूमो काम आएगा डाईइन और डाइनोफाइल का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डाईइन का होमो और डाइनोफाइल का ल्यूमो। अब जब डाईइन है 1,3-ब्यूटाडाइन है और 1,3-ब्यूटाडाइन का थर्मल कंडीशन में होमो क्या होता है, ये मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो जो 1,3-ब्यूटाडाइन है उसका थर्मल कंडीशन में होमो होता है Psi2, और इथीन जो होता है उसका थर्मल कंडीशन में ल्यूमो होता है Psi2। तो ये Psi2 किसका है, इथीन का, ये Psi2 किसका है, 1,3-ब्यूटाडाइन का।
तो यहाँ पर साइड 2 आप देखेंगे एक नोड इसमें है और एक नोड इसमें है, तो साइन चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर माइनस माइनस फिर साइन चेंज होगा प्लस प्लस। तो यहाँ पर जब ऐड होंगे तो देखिए दोनों के आपने क्या देखे, सुपरा सुपरा एडिशन हो रहा है। कैसे, इसकी भी दोनों सेम साइड की लोब्स काम आ रही है और इसकी भी दोनों सेम साइड की लोब्स काम में आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी सुपरा है और ये भी सुपरा है, प्लस से प्लस ऐड हो गया, माइनस से माइनस ऐड हो गया। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि थर्मल कंडीशन में 4+2 क्यों होता है और 2+2 फोटोकेमिकल कंडीशन में क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मान लीजिए फोटोकेमिकल कंडीशन लेते हैं तो आपके होमोल्यूमो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। होमोल्यूमो जो है वो क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में चेंज हो जाएगा। इस वजह से आपको ध्यान क्या रखना है, थर्मल कंडीशन में इसका होमो और इसका ल्यूमो काम आता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है रिएक्टेंट की वो मेंटेन रहेगी प्रोडक्ट में। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, सिस गिव सिस प्रोडक्ट, ट्रांस गिव ट्रांस प्रोडक्ट। तो जो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है उसमें आपके रिएक्टेंट की स्टीरियो मेंटेन रह रही है। मतलब रिएक्टेंट अगर सिस फॉर्म में है तो प्रोडक्ट में भी सिस में होगा, और रिएक्टेंट अगर ट्रांस फॉर्म में है तो प्रोडक्ट में भी ट्रांस फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये हमने बात करी डाइनोफाइल की, ये डाइइन है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है ये आपके सिस फॉर्म में है। किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में। तो जो प्रोडक्ट में इसकी स्टीरियो होगी वो भी क्या होगी, सिस फॉर्म में होगी। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों ग्रुप हैं ये दोनों हमने वेज पे बनाया, मतलब सिस फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे ये दोनों ट्रांसफॉर्म में, तो ट्रांसफॉर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये दोनों हमने किससे बनाए, वेज और डैश, ट्रांसफॉर्म में बनाए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर सिस है तो सिस रखना है, ट्रांस है तो ट्रांस रखना है। दूसरी बात क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट। स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब 100% प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब 100% सिस बन रहा है, ट्रांस बन ही नहीं रहा। 100% ट्रांस बन रहा है, सिस बन ही नहीं रहा, इसका मतलब ये है। ठीक है, मेजर माइनर का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। आगे अगर हम बात करें, ये तो हमने बात करी डाइनोफाइल में, डाइनोफाइल में आपके स्टीरियो केमिस्ट्री की। अब हम डाइन में स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए डाइनोफाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री समझना आसान है। कैसे, दोनों सिस है ग्रुप तो सिस, दोनों ट्रांस है तो ट्रांस। अब यहाँ पर क्या है कि ये इसकी स्टीरियो अलग है, इसकी स्टीरियो अलग है। तो अब आपको कैसे रखना है ध्यान कि भाई इसकी स्टीरियो सेम है, भाई ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, या फिर आपको ये भी ई है और ये भी ई है। तो दोनों की स्टीरियो सेम है आपस के रेस्पेक्ट में, तो फिर आपको स्टीरियो सेम रखनी है। तो आप देखेंगे कि दोनों को या तो वेज पे बना दो या दोनों को डैश पे बना दो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बाहर की तरफ है, ट्रांस फॉर्म में है, और ये सिस फॉर्म में। स्टीरियो डिफरेंट है, एक वेज हो जाएगा और एक डैश हो जाएगा। किसी को भी वेज बनाओ, किसी को भी डैश बनाओ, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने बात करी स्टीरियो केमिस्ट्री की रिएक्टेंट की, एक बार हमने इसकी बात कर ली और एक बार हमने इसकी बात कर ली। तो ये तो बात हो गई आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक की। अब आगे हम बात कर रहे हैं डील्स अंडर रिएक्शन और रिजियो सिलेक्टिव। ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर भी आसान है समझना कि भाई स्टीरियो एज इट इज रखनी है। ये थोड़ा सा क्या, अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आप गलत कर सकते हैं। कैसे, डील्स अंडर रिएक्शन आर रिजियो सिलेक्टिव। रिजियो का मतलब यहाँ तो स्टीरियो, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, उसमें से एक ही बन रहा है तो स्टीरियो स्पेसिफिक। यहाँ पर ये कह रहे हैं रिजियो सिलेक्टिव, इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, स्टीरियो आइसोमर नहीं होंगे। और स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होंगे उसमें एक ज़्यादा बनेगा और एक कम बनेगा, तभी हमने क्या काम में लिया, सिलेक्टिव वर्ड काम में लिया। कैसे इसको समझते हैं, डील्स अंडर रिएक्शन आर रिजियो सिलेक्टिव। रिजियो सिलेक्टिव का मतलब दो आइसोमर जो बनेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होंगे, या फिर आप कह सकते हो रिजियो आइसोमर होंगे, एक मेजर और एक माइनर। अब जो बात ध्यान में रखने की वो ये है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट। तो जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, या तो ऑर्थो होगा या पैरा होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट दे दिया और ये रिएक्टेंट दे दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये CH3 है और ये CHO है। अब होता क्या है कि जैसी रिएक्शन हमको लिख के दे रखी है हम उसी फॉर्म में बात करेंगे। अब इन दोनों के स्टीरियो की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वेज डैश की बात नहीं करें, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, इतनी नीड नहीं हमको। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों की बात करेंगे रिएक्शन की, तो जैसा दे रखा होता है हम वैसी रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या करा, रिएक्शन करी और डबल बॉन्ड लगा दिया। तो इसको अगर आप इस फॉर्म में रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, और अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे या फिर इसको नीचे लिख देते, बात एक ही होती है भाई, या तो आप इसको घुमा के नीचे लिख दो CHO को, या फिर इस CH3 वाले को नीचे लिख दो, कैसे भी आप लिख दो। तो दूसरे तरीके से जब आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे आपको लिखेगा मेटा। तो ये तो आपको दिख रहा है ऑर्थो और ये दिख रहा है मेटा। अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये तो बेंजीन ही नहीं है तो ऑर्थो मेटा क्यों कह दिया। रेस्पेक्टिव पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है कि सर बेंजीन तो बन ही नहीं रही है तो ऑर्थो मेटा कैसा हो गया। सिंपल पोजीशन की बात हो रही है कि भाई 1-2 पोजीशन है या 1-3 पोजीशन है। तो आप देखेंगे दोनों पॉसिबिलिटी है। तो मेजर कौन सा है, ऑर्थो।
मेजर कौन सा है, ऑर्थो। अब होगा क्या एग्जाम में कि अगर वो क्वेश्चन आपको देगा, वो क्या देगा, ये ऐसे लिख के देगा कि भाई ये रिएक्शन हो रही है और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अगर वो मेजर प्रोडक्ट नहीं लिखता है और केवल आपको एक प्रोडक्ट चूज़ करना होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मेजर ही चूज़ करना है। अब वो रिएक्शन ऐसे लिख के देगा और पहला ऑप्शन देगा ये और बाद में ऑप्शन देगा ये, तो आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे, देखने में आपको ये लग रहा है ये टिक कर दिया, जबकि ये माइनर है, मेजर क्या है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि डील्स एल्डर रिएक्शन जो है ऑर्थो पैरा सिलेक्टिव होती है। अब देखिए इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो हमने सेम तरीके से लिखा है, डाइनो जो डाइइन है उसको हमने सेम तरीके से लिखा है और जो डाइनोफाइल है उसको हमने अलग अलग तरीके से लिखा है। एक बार CHO नीचे लिखा है, एक बार CHO ऊपर लिखा है। दोनों प्रोडक्ट को अगर हम कंसीडर करें तो आप देखेंगे कि ये और ये दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन है वो आपकी आ रही है पैरा और यहाँ पर दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन है वो आ रही है मेटा। तो हमने ये पढ़ा है कि जो आपके डील्स एल्डर रिएक्शन है वो ऑर्थो एंड पैरा सिलेक्टिव है, मतलब ऑर्थो अगर पॉसिबल हो रहा है तो मेजर बनेगा और अगर पैरा पॉसिबल हो रहा है तो वो मेजर बनेगा, मेटा मेजर नहीं बनता। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मेटा है, ये मेटा है और ये पैरा है, तो पैरा जो है वो मेजर बनेगा। पिछले केस में जो हमने देखा था वहाँ पर मेटा और ऑर्थो बन रहे थे, तो अगर ऑर्थो मेटा बन रहे हैं तो ऑर्थो मेजर होगा, मेटा और पैरा बन रहे हैं तो पैरा मेजर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये मेजर हो गया क्योंकि ये पैरा है और ये माइनर हो गया क्योंकि ये मेटा है, ठीक है। तो ये आपके हो गया रिड्यूस सिलेक्टिविटी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पॉइंट दे रखा है नोट डाल के, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग का मतलब डोनेटिंग ग्रुप, देने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन डाइइन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन डाइनोफाइल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब अगर डाइइन में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, रिलीजिंग का मतलब देने वाला ग्रुप है, तो वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। और डाइनोफाइल जो है एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन डाइनोफाइल, डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर रीजनिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, वो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप लगा देगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि रिलीजिंग ग्रुप किस में है, डाइन में, और विड्रॉइंग ग्रुप किस में है, डाइनोफाइल में। अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्बिटल की एनर्जी को घटाने का काम करते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, एक कंसेप्ट ये हो गया। अब यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था डाइइन और डाइनोफाइल, किसका डाइइन और किसका डाइनोफाइल। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है वैसे वैसे लैम्डा मैक्स जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपके एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है होमो ल्यूमो का। तो जैसे अगर हम बात करेंगे इथीन की तो ये साई 1 है और ये साई 2 है, ये होमो और ये ल्यूमो, इसका एनर्जी गैप इतना है। अब जब हम बात करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन की तो जो कॉन्जुगेशन होता है उससे क्या होता है, ये साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, तो इसका जो होमो ल्यूमो है उसका एनर्जी गैप क्या है, कम है इसकी तुलना में। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन होगा ये पैटर्न चलता जाएगा आगे। अब अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा था होमो और ल्यूमो, होमो किसका, डाइइन का, ल्यूमो किसका, डाइनोफाइल का। क्यों, क्योंकि होमो जो है वो नीचे होता है और ल्यूमो जो है वो ऊपर होता है, ये आपके रिएक्शन का पैटर्न होता है। तो इसका तो ल्यूमो ही प्रेजेंट है, या इसका अगर हम होमो लेते हैं तो इसका ल्यूमो। तो कंसेप्ट क्या है कि इसका होमो और इसका ल्यूमो काम आता है। अब आपको क्या करना है कि एनर्जी गैप जो है होमो ल्यूमो का, अगर एनर्जी गैप कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी और एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अब आपको अगर इसकी रेट बढ़ानी है तो इसका आपको एनर्जी गैप क्या करना है, कम करना है। कम कैसे होगा, जब इसकी एनर्जी तो कम हो जाए और इसकी एनर्जी बढ़ जाए। इसकी एनर्जी कम करनी है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको लगाना है, किस में लगाना है, डाइनोफाइल में। और यहाँ पर इसकी एनर्जी आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, इसकी एनर्जी बढ़ानी है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाना है। तो आपने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन डाइन, डाइइन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो इसकी एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, और डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इसकी एनर्जी को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। तो जो ओवरऑल एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अब अगर आपको ये रीजनिंग नहीं भी पता है, आपको केवल इतना ही पता है तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो पीछे का लॉजिक या कंसेप्ट नहीं पूछ रहा है आरपीएससी, वो पूछेगा तो केवल ये कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा और किसकी रिएक्टिविटी कम है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, साइक्लिक डाइइन इज मोर रिएक्टिव देन ए साइक्लिक डाइइन। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि साइक्लिक डाइइन में केवल सिसॉइड फॉर्म है और ए साइक्लिक में सिसॉइड और जो आपके ट्रांसॉइड है वो क्या हो रही है, कॉन्फॉर्मेशन के हिसाब से चेंज हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो देखिए एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये डाइनोफाइल है और ये भी डाइनोफाइल है। तो डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
आपने लगा दिया, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और डाई इन में अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। डोनेटिंग ग्रुप किस में लगाने हैं, डाई इन में, और विड्रॉइंग ग्रुप किस में लगाने हैं, डाइनोफाइल में, जो उसकी रेट को क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। तो वो क्या कर सकता है, 2-3 मॉलिक्यूल दे सकता है, जिसमें एक में डोनेटिंग लगा दिया, एक में विड्रॉइंग लगा दिया, फिर पूछेगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है या किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है किसकी रिएक्टिविटी कम है। इस टाइप से बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब देखिए लास्ट जो है, बहुत ज़्यादा तो डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछना इतना आसान नहीं है, फिर भी आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए, डील-सेल्डर रिएक्शन आर एंडोसिलेक्टिव। इतना आपको पता होना चाहिए कि डील-सेल्डर रिएक्शन क्या होती है, एंडोसिलेक्टिव होती है। अब इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। एंडो प्रोडक्ट इज फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट। एंडो प्रोडक्ट इज काइनेटिक प्रोडक्ट दैट इज मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, लेस स्टेबल प्रोडक्ट। देखिए 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक काइनेटिक प्रोडक्ट और एक थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट जो होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन काइनेटिक प्रोडक्ट की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, और थर्मोडायनेमिक की प्रोडक्ट की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कम स्टेबल होती है। दूसरी बात, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जो है वो हाई टेम्परेचर पर आप उसको अचीव कर सकते हो, और काइनेटिक प्रोडक्ट जो है लो टेम्परेचर पर अचीव होता है, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है और ये देर से बनता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये आपके ज़्यादा स्टेबल होता है। खैर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हमको, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपके एंडो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा या बन रहा है या मेजर बन रहा है। तो हम वापस एक बार देख लेते हैं। एंडो प्रोडक्ट इज फॉर्म इज मेजर प्रोडक्ट, एंडो प्रोडक्ट इज काइनेटिक प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो एंडो प्रोडक्ट है वो काइनेटिक प्रोडक्ट है, दैट इज मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, लेस स्टेबल प्रोडक्ट। तो काइनेटिक प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, और प्रोडक्ट जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन की बात करी कि ये हमने रिएक्शन करा दी इसकी और इसकी, ठीक है, ये डाइन हो गया, ये डाइनोफाइल हो गया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके डाइन है, ये डाइनोफाइल है, आपने हीट करा तो ये आपके रिएक्शन करेगा। तो ये जो कार्बन है ये हमने अलग से यहाँ बना दिया, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे एक रिंग पहले से प्रेजेंट है और एक रिंग ये प्रेजेंट है, और जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो एक रिंग अलग से और फॉर्म हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, अलग से नहीं फॉर्म हो रही है, ये कार्बन जो है वो एक अलग से है, तो ओवरऑल देखेंगे तो खूब सारी रिंग मिक्स हो जाएगी। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की तो रिंग पहले से थी, और ये 5 कार्बन की रिंग पहले से। इसके अलावा 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की रिंग नहीं बन गई फॉर्म। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो आप ये देखेंगे कि ये आपके इस टाइप से हो गया। ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके ऐसे है, ठीक है, ये आपके ऐसे है, और इसके अलावा जो है या तो ये ऐसे हो सकता है या ये ऐसे हो सकता है। अब ये देखिए ये तो ऐसे है ही, 2 फॉर्म 2 पलट, तो आप इसको ऐसे मान लीजिए ऐसे हैं। अब ये जो इसके बाद ये अगर नीचे है तो ये आपके जो 2 हाइड्रोजन है ये वेज पे दिखाएगा। तो अगर ये हाइड्रोजन वेज पे दिखा रहा है मतलब ये जो एक और है ये नीचे की साइड है, और अगर हाइड्रोजन डैश पे दिखा रहा है तो ये जो है ये ऊपर की साइड है। तो अगर ये अंदर की साइड है तो ये एंडो हो गया, हाइड्रोजन वेज पे है तो ये एंडो हो गया, और हाइड्रोजन डैश पे है तो ये एक्स हो गया। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अगर हाइड्रोजन वेज पे है तो ये एंडो है, और हाइड्रोजन डैश पे है तो ये एक्सो है। आपको क्या ध्यान रखना है, एंडो मेजर होता है और एक्सो माइनर होता है। तो देखिए ये जितनी भी डिटेल थी आपके साइक्लो एडिशन रिएक्शन की वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। डील-सेल्डर रिएक्शन में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये है कि आपके सिलेबस में जो है पेरिसाइक्लिक जो है वो आपके एमएससी वाले पार्ट में दे रखा है, तो पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री मिलाकर 2 क्वेश्चन से ज़्यादा बनने के चांस नहीं है। पिछले अगर हम पेपर देखें तो 1 या 2 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूछे नहीं गए क्योंकि चांसेस नहीं है। तो इसमें भी हम जितना पढ़ रहे हैं वो बहुत इनफ है, मतलब इससे ज़्यादा पढ़ने का सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो उसके लिए भी हम जितना पढ़ रहे हैं पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री हमारे लिए इनफ है। दूसरी बात ये कि फोटोकेमिस्ट्री में केवल उन्होंने एक पॉइंट दे रखा है, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स या ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, तो वहाँ पर उसने वैसे ही लिमिटेड कर दिया कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में फोटोकेमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके था साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।